हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अब तक आप निश्चित रूप से कंफर्टेबल हो चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किस तरह से स्टडी करनी है। हम लोग, हमारी पूरी टीम आपके साथ पिछले कुछ महीनों से लगातार ये समझाने का प्रयास कर रही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से पढ़ना है, सेल्फ डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन रखना है और किस तरह से वही लर्निंग हमें लेकर के आनी है जो लर्निंग हम ऑफलाइन के अंदर फील करते हैं, वही लर्निंग हमें ऑनलाइन के अंदर भी फील होनी चाहिए। हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं और आप भी कोशिश कर रहे हैं, वो हम देख चुके हैं। आप लोगों के टेस्ट की जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं बहुत मैं यूँ कहूँगा कि अप्रिशिएबल है। आप लोग बहुत अच्छे से टेस्ट भी दे रहे हैं और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका पेपर थर्ड, जिसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखिए, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है ये मैथमेटिक्स की एक सेपरेट ब्रांच है, इंडिविजुअली सेपरेट ब्रांच। और ब्रांच का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस बारे में एक बार हमारा कन्वर्सेशन हुआ था। मैं वापस आपको रिपीट करता हूँ, जब कोई मैथमेटिक्स की सेपरेट ब्रांच होती है तो उसका अपना एक एनसाइक्लोपीडिया होता है, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, अपना शब्दकोश होता है। वो शब्दकोश उसकी भाषा का निर्माण करता है, उस भाषा को हम समझते हैं और उस भाषा को समझ करके उस मैथमेटिक्स की ब्रांच को समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही हम करेंगे। हम इसकी भाषा को पहले समझेंगे और उस भाषा को समझकर न्यूमेरिकल एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। और न्यूमेरिकल एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स में, अपना इसका एक विशेष महत्व है। इस लिहाज से हमें इसे बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझना चाहिए। और इस काम को करने के लिए मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस को बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँ, बिल्कुल डाउन, नीचे के लेवल से उठाकर अपर लेवल तक लेकर के जाऊं। तो मेरे साथ साथ पढ़ते चले जाइए। तो देखिए, हम सबसे पहले इसके एनसाइक्लोपीडिया का निर्माण करते हैं। और एनसाइक्लोपीडिया के लिए हमें जिन शब्दों की ज़रूरत है, इसकी भाषा का निर्माण करने के लिए जिस शब्दकोश की आवश्यकता है, उसे हम ना केवल समझ लें बल्कि ये फील कर लें कि वो क्या चीज़ है, तो हम निश्चित रूप से न्यूमेरिकल एनालिसिस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। और ये एक यूजफुल सब्जेक्ट है, ये हमारी रूटीन लाइफ के अंदर भी काम में आएगा। अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं या भविष्य में आपकी जॉब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में लग जाती है या आगे किसी एडवांस लेवल की जॉब्स के लिए आप चले जाते हैं, तो वहाँ भी ये पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा। मतलब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है और बहुत ही यूजफुल है। तो हम इसके एनसाइक्लोपीडिया की बात कर रहे थे। एनसाइक्लोपीडिया के लिए हमें क्या करना है, देखिए, एक वर्ड बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने आपको समझाया था, आपको निश्चित रूप से ध्यान आएगा। एक शब्द हमने काम में लिया था और वो शब्द था ऑपरेटर, संक्रिया। क्या होती है संक्रिया, रिकॉल कीजिए, मेरी बातें ध्यान आ जाएगी आपको। संक्रिया शब्द बना हुआ है क्रिया से। जब हम किन्हीं दो नंबर्स के बीच में किसी फंक्शन पर या मैथमेटिक्स के किसी अदर एक्सप्रेशन पर कोई क्रिया करना चाहते हैं, तो उस क्रिया करने का जो प्रोसेस है, मतलब क्रिया का जो क्रियात्मक रूप है, उसका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस संक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे ऑपरेटर। ये जो संक्रिया होती है, एक तरह से उसकी क्रिया विधि को हमें स्पष्ट करती है कि किस क्रिया विधि को हमें फॉलो करना है और काम करना है। तो अब एक अगर हम बहुत ही लोअर लेवल का बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके इस बात को समझें, तो आपको ध्यान आएगा, बचपन से आप प्लस माइनस गुणा और भाग करते चले आ रहे हैं। तो जो वो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब है, ये सब बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेटर्स हैं। क्या करते हैं ये, अगर आप 5 और 7 को ऐड करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, हम वर्ड बोल रहे हैं ऐड करना चाहते हैं, मतलब हम कुछ करना चाहते हैं, यानी कि क्रिया है। इस क्रिया को करने के लिए हम जिसे काम में ले रहे हैं वो संकारक है, वो ऑपरेटर है। और वो ऑपरेटर प्लस है, हमने उसे एक सिंबल दे रखा है, एक प्रतीक चिन्ह दे रखी है, दिया हुआ है। बस इसी तरह से गणित की भाषा का निर्माण होता चला जाता है। इस भाषा का तो यूज आप सालों से करते आ रहे हैं। बस हमें अब इस भाषा के उस स्वरूप को देखना है जिस स्वरूप से हम
न्यूमेरिकल एनालिसिस की भाषा का निर्माण कर देंगे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की भाषा का निर्माण किन संकारकों के द्वारा होना है, हम उस पर आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्दर देखिए, कहीं ना कहीं आपको मेरी बात याद है कि जब मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, तो मेरा पहला काम होता है कि मैं आपको उस वर्ड का मीनिंग समझा दूं, उस शब्द का अर्थ समझा दूं जो उस किताब का नाम है, जो उस ब्रांच का नाम है। तो पहली जिम्मेदारी मेरी ये है कि मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का मीनिंग एक्सप्लेन कर दूं, इसका मीनिंग क्या है। तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस, वैसे एनालिसिस वर्ड को तो मैं आपको रियल एनालिसिस पढ़ाते समय समझा ही चुका हूँ कि रियल एनालिसिस क्या होती है, एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सारी बातें तो हम सीख ही चुके हैं पहले भी। बट फिर भी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर किस तरह से इसको इंटरप्रेट करें, इस बात को हम समझें। देखिए, न्यूमेरिकल वर्ड बना हुआ है संख्याओं से, या ऐसे फलन जो संख्याओं के लिए हमने काम में लिए हों। तो उन संख्याओं के ऊपर अगर हम कुछ ऑपरेटर्स के द्वारा कुछ क्रियाविधि करके एक नया परिणाम प्राप्त करते हैं, तो पूरा एक प्रोसेसिंग सिस्टम बनता है, पूरा एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बनता है। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर वर्ड आपको निश्चित रूप से ध्यान है, आपको बचपन से सिखाया गया है कि कंप्यूटर के अंदर 3 पार्ट्स हैं, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग जो आपने इनपुट किया उसकी प्रोसेसिंग है, और आउटपुट है जो रिजल्ट आया वो हमारे पास आउटपुट है। सेम थिंग इज हेयर, कंप्यूटर में जो आप प्रोसेसिंग करते हैं वो पूरा एक कंप्यूटेशन सिस्टम होता है, पूरा कंप्यूटिंग प्रोसेस होता है। वो जो कंप्यूटेशन चलती है वो कंप्यूटेशंस एल्गोरिथम्स से चलती हैं, और वो जो एल्गोरिथम्स चलते हैं वो एल्गोरिथम्स सिंबल्स से चलते हैं। यही सिस्टम है। एग्जैक्टली यही चीज अगर हम संख्याओं पर, न्यूमेरिकल्स पर, नंबर्स पर, नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले फंक्शंस पर, यदि हम इस तरह का सिस्टम, इस तरह का कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, कंप्यूटिंग सिस्टम, पूरा प्रोसेसिंग, पूरा एल्गोरिथम अप्लाई कर दें और फिर हमें रिजल्ट मिले, फिर आउटपुट मिले, तो ये जो पूरा सिस्टम बनेगा, ये सिस्टम ही न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण है। आई थिंक एक मोटा मोटा सा आपको आइडिया लग गया है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस होती क्या है। रिमेनिंग डीप में आपको ये चीज़ फील होती चली जाएगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीज़ और बेहतरीन तरीके से फील होती चली जाएगी। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर कि इसका जो एल्गोरिथम बनेगा, एल्गोरिथम के लिए हमें कंप्यूटेशन प्रोसेस की ज़रूरत होगी, कंप्यूटेशन प्रोसेस के लिए हमें सिंबल्स की ज़रूरत होगी, और सिंबल्स किसके सिंबल्स? चूंकि कंप्यूटेशन होना है, कंप्यूटेशन होना है तो प्रोसेस होना है, प्रोसेस होना है तो प्रोसेस तो तभी होगा ना जब संक्रिया हो, बिना संक्रिया के तो क्रिया कैसे होगी? तो कुछ क्रिया करने के लिए जिन संख्याओं की जरूरत है उन संख्याओं पर हम बात करते हैं। देखिए, संक्रिया ऑपरेटर, एक बेसिक ऑपरेटर जो हम पहले से जानते हैं, उसे मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं। दैट ऑपरेटर इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। तत्समक संकारक, तत्समक संकारक। अब तो आपको निश्चित रूप से पुरानी बातें भी याद आने लगी हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी के साथ ऑपरेटर वर्ड डाल दिया है। जो बिहेवियर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आइडेंटिटी का था, आपको ध्यान आ गया है। आइडेंटिटी हम उसे बोलते थे जो कोई चेंज ना करे। सेम थिंग इज हेयर, आइडेंटिटी ऑपरेटर वही ऑपरेटर है जो ऑपरेट करने के बाद हमारे इनपुट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना करे। ध्यान दीजिए, मैं वापस वही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। इनपुट हमने दिया, ऑपरेटर ने प्रोसेसिंग की, कंप्यूटेशन किया, उसने हमें आंसर बताया। अब अगर कोई ऑपरेटर ऐसा है जो उस आंसर में कोई चेंज ही नहीं कर रहा, जो हम इनपुट दे रहे हैं हमें वही आउटपुट वो दे रहा है, तो फिर उस ऑपरेटर को हमें एक नाम दे देना चाहिए, और हमने उसे नाम दे दिया है आइडेंटिटी ऑपरेटर। यहाँ जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे आई, और इसका जो बिहेवियर होगा वो बिहेवियर कैसा होगा, हम लिखेंगे आई ऑफ द एफ एक्स। कोई चेंज ना करे, कोई चेंज ना करे तो फिर
हम इसे कहेंगे कि हमें वापस जो मिलेगा वो क्या होगा, fx ही रिपीट होकर के मिल जाएगा। देयर इज नो काइंड ऑफ द चेंज, किसी भी तरह का उस fx में जो भी हमने इनपुट दिया है, fx का हमारा यहाँ तात्पर्य है जो इनपुट हमने दिया है बस वही इनपुट हमें एज इट इज वापस मिल जाएगा। इस तरह का जो ऑपरेटर है इसे हम आई कहते हैं। एक नई बात मैं यहाँ पर और इंट्रोड्यूस करूंगा, चूंकि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो भी फंक्शंस ट्रीट होंगे वो फंक्शंस वही होंगे जो नंबर्स को इंडिकेट करते हैं। तो जब नंबर्स को इंडिकेट करने वाले फंक्शन यहाँ काम में लिए जाएं तो हम ये फील कर सकते हैं कि नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय fx इज ऑल्सो fx। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर सिस्टम 1 का मल्टीप्लीकेशन भी आइडेंटिटी की तरह ही बिहेवियर करता है विद रेफरेंस टू द मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रहे मल्टीप्लीकेशन के रेफरेंस में 1 का बिहेवियर भी वैसा ही है। इसलिए समटाइम्स कभी कभी हम लिखते समय आई की जगह पर 1 भी लिख देंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि 1 का तात्पर्य वहां अगर ऑपरेटर के रूप में किया गया है तो उसका मतलब है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आई थिंक आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि मैंने आई ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया किसी फंक्शन पर, फंक्शन हम कुछ भी मान लें, सपोज करें मैंने sin x लिया, तो जो sin x मैंने जैसा लिया ये आई ऑपरेटर इसमें कोई चेंज ना करके मुझे वही आउटपुट वैल्यू दे देगा। जो इनपुट वैल्यू मैंने इसमें डाली होगी, इंट्रोड्यूस की होगी, वही आउटपुट वैल्यू मुझे यहाँ मिल जाएगी। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह के एग्जांपल, ये तो बहुत ही सिंपल सा काम है तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं खराब कर रहे हैं और हम इसमें अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। ओके, तो लेट्स सी। देखिए अब अगर हम इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर पर बात करें तो नेक्स्ट ऑपरेटर पर हमारे पास जो हमें समझना है केयरफुली, देखिए हम चूंकि यहाँ उन फंक्शंस को सामान्य तौर पर कंसीडर कर रहे हैं, उन चरों को सामान्य तौर पर कंसीडर कर रहे हैं जो नंबर्स को व्यक्त करते हैं, तो हम यहाँ एक छोटा सा वेरिएबल का इंटरवल कंसीडर करते हैं। और वेरिएबल्स की चूंकि मैंने बात की है तो मैं थोड़ा सा आपको वापस एक बार रिकॉल करवा दूं। वेरिएबल के रूप में जब आप फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आप लिखा करते हैं y इज इक्वल टू fx, और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स होते हैं, मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो खुद ही समझ गए हैं कि ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन मैंने आपसे कहा न्यूमेरिकल एनालिसिस सेपरेट ब्रांच है, सेपरेट ब्रांच है तो इसका अपना एनसाइक्लोपीडिया है, अपना शब्दकोश है। जब इसका अपना शब्दकोश है तो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, ये जो स्वतंत्र चर है इस स्वतंत्र चर को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। राइट, और जो हमारे पास आश्रित चर है इसे बोला जाता है एंट्री या प्रविष्टि। ये आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। इनपुट वेरिएबल को हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की भाषा में आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, राइट। और जो आउटपुट हमारे पास है जिसे आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोला करते थे उसे हम यहाँ पर बोलेंगे एंट्री या प्रविष्टि। जो रिजल्ट हमें मिला वो रिजल्ट। ओके, अब देखिए यदि मैं ये कंसीडर कर लूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन रहेंगी, तो उन्हीं को मैं आज एक आपके सामने एक इंट्रोडक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको मूलभूत बातें समझ में आ जाएं। जब हम यहाँ कोई भी इस तरह का वेरिएबल x कंसीडर करेंगे तो उसके कुछ मान भी कंसीडर करेंगे, कुछ वैल्यूज भी हम कंसीडर करेंगे। तो कुछ जो वैल्यूज आप कंसीडर करेंगे वो वैल्यूज अभी शुरुआती स्थिति में, इनिशियल स्टेज पर हम कुछ वैल्यूज इक्वल इंटरवल पर कंसीडर कर लेते हैं। माना कि मेरे पास इस x की कुछ वैल्यूज अवेलेबल हैं। कैसे हो सकती हैं x की कुछ वैल्यूज? फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि मेरे पास a है, राइट। इससे कुछ दूरी आगे कुछ डिफरेंस पर
एक और पॉइंट, एक और वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है और वो वैल्यू है a प्लस एच। एक और मान लेता हूं मैं a प्लस 2h है। इस तरह से कई सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, हम इनिशियल स्टेज पर इन सबको इक्वल डिस्टेंस पर ले रहे हैं ताकि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस को अच्छे से समझ जाएं। आफ्टर देन ये इक्वल डिस्टेंस पर ना भी हो तो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम काम करेंगे, लेकिन वो बात की बात है, पहले इक्वल डिस्टेंस पर काम करते हैं। एक्स की कुछ वैल्यू इक्वल डिस्टेंस पर, डिस्टेंस हमने ले रखी है h, तो जो h हमने यहां लिया है इसे कहा जाता है अंतराल का अंतर। इंग्लिश में लेंथ ऑफ इंटरवल भी बोला जा सकता है। अब बात करते हैं y की। इस x के अकॉर्डिंग fx की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, यही वैल्यूज y कहलाएंगी, इन्हीं वैल्यूज को हम y बोलेंगे। ये जो वैल्यूज अवेलेबल हैं, a पर जो वैल्यू अवेलेबल है हम इसे नाम दे देते हैं एफ ए। ए प्लस एच पर हमारे पास कोई वैल्यू अवेलेबल है, हम नाम दे देते हैं एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h और इसी तरीके से एफ ए प्लस 3h। ये हमने कंसीडरेशन किया है। किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व में कुछ अभिमान्यताएं हमें माननी होती हैं, बस वही अभिमान्यताएं हमने मानी है कि जो वेरिएबल x है उसके कुछ बिंदुओं पर हमें फंक्शन एफ एक्स की वैल्यूज, एंट्रीज हमें पता है और वो हमने यहाँ लिख ली हैं और ये सारी वैल्यूज x के इक्वल डिस्टेंस पर अवेलेबल है। अब देखिए, इनसे रिलेटेड हम एक ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, जो ऑपरेटर न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए स्पेशली कंसीडर किया जाता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हम एक बात और मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपको एक और बात बीच में समझा रहा हूं, वो भी समझ लीजिए। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इससे एडजॉइनिंग हमारे पास इसके एनसाइक्लोपीडिया को बनाने के लिए हमारे पास मैथ्स की का ही एक और पार्ट है, जिस पार्ट को कहा जाता है फाइनाइट डिफरेंस। लिसन केयरफुली, परिमित अंतर, फाइनाइट डिफरेंस। तो फाइनाइट डिफरेंस पर जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, बस वही एनालिसिस न्यूमेरिकल एनालिसिस का निर्माण करने वाला है। फाइनाइट डिफरेंस क्यों बोला गया? देखो, मैंने यहां पर लिखा है अंतराल का अंतर, ये h फाइनाइट होना जरूरी है। जो भी हम आगे की स्टडीज कर रहे हैं, उन स्टडीज में इस h की वैल्यू मेरे पास फाइनाइटली होना आवश्यक है। फाइनाइट वैल्यू h हम कंसिडर करके चल रहे हैं, इसीलिए इसे कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस भी बोला जाता है। कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, हम उसी की स्टडी इस समय कर रहे हैं। तो लेट्स सी, हम इसको अब ऑपरेटर को हम डिफाइन करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर यहां हम डिफाइन करते हैं, देखिए। तो ऑपरेटर सेकंड हम कंसीडर करते हैं, इसे कहा जाता है शिफ्ट ऑपरेटर। हिंदी में इसका नाम विस्थापन संकारक। शिफ्ट ऑपरेटर या विस्थापन संकारक। देखिए, जैसा इसका नाम है, आपको नाम से ही बहुत कुछ बातें समझ में आ रहेंगी। विस्थापन, ये विस्थापित करेगा। कैसे विस्थापित करेगा? इस नाम में ही इसकी क्रियाविधि सम्मिलित है। इसके लिए जो सिंबल रखा गया है वो मैं पहले आपको समझा दूं। इसके लिए सिंबल रखा गया है ई, इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल ई इज द सिंबल फॉर दिस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर के लिए सिंबल है। इसका बिहेवियर क्या है? इसका बिहेवियर, इसकी परिभाषा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से है कि इस ई ऑपरेटर को यदि हम किसी एफ एक्स पर अप्लाई कर दें, किसी एफ एक्स पर अप्लाई कर दें, तो ये ई ऑपरेटर उस एफ एक्स को
एक इंडेक्स आगे शिफ्ट करके वैल्यू हमें दे देगा। व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए ये जो एफ एक्स है वो इस x को x प्लस एच बनाएगा। आप देख रहे हैं x शिफ्ट हुआ, पहले x था अब वो क्या बन गया x प्लस एच, इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग, शिफ्ट हुआ। आफ्टर देन उस पॉइंट पर शिफ्ट होने के बाद जो हमें पॉइंट मिला x प्लस एच, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, दैट इज द आउटपुट। आपको पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है। एफ एक्स हमने इनपुट दिया, ई इज द प्रोसेसिंग सिस्टम जिसको कंट्रोल कर रहा है हमारा ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर ने ऑपरेट करके हमें जो आउटपुट दिया, आउटपुट हमारे पास है एफ एक्स प्लस एच। शिफ्ट ऑपरेटर कैपिटल ई, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन का डी यूज किया जाता है, कैपिटल डी डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए। बस ये डिफरेंशिएशन के आगे, डी के आगे ई फाइनाइट डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है। फाइनाइट डिफरेंस डिफरेंशियल ऑपरेटर से कैसे मैच करेगा ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आगे की क्लासेस में सब बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे। तो इसको जो सिंबल दिया गया वो ई है। अब देखते हैं इस ई का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो मैं पहले एक एग्जांपल लेकर के आपको इससे फील करवा दूं कि ये ऑपरेटर करना क्या चाह रहा है और हम किस तरह से आंसर देना चाह रहा है, वो मैं आपको एक बार एक एग्जांपल की सहायता से समझा दूं, तो शायद आप इसे फील कर पाएंगे कि ये ई ऑपरेटर इसका बिहेवियर कैसा है। ओके देखिए, मान लेते हैं कि मैंने कोई फंक्शन दिया और वो फंक्शन है साइन एक्स, सिंपल। ओके, मैं x की कोई वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं, मान लेते हैं x की वैल्यू 30 डिग्री, राइट। और मैं एक इंटरवल ले लेता हूं h इज इक्वल टू, और वो ले लेता हूं 15 डिग्री। ये मेरे पास h की वैल्यू हो गई, ठीक। ओके, अब देखिए यदि मैं साइन 30 डिग्री पर, साइन 30 डिग्री पर यदि इस ई ऑपरेटर को अप्लाई कर दूं, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो आंसर साइन 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री मिलेगा। ये ई ऑपरेटर इस x को, अंदर वाले x को, फंक्शन एफ एक्स के x को एक इंडेक्स आगे खिसका कर फंक्शन की वैल्यू हमें बताएगा। यानी कि जो वैल्यू हमें बताएगा वो वैल्यू होगी साइन 45 डिग्री, यानी कि 1/√2। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई है। इस तरह से आप ये पाएंगे कि ई ऑफ द साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें मिलती है 1/√2। कब मिलती है? जबकि h का मान हमने कितना ले रखा हो, 15 डिग्री ले रखा हो। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए हैं। यानी कि इस फंक्शन का बिहेवियर, इस ऑपरेटर का बिहेवियर फंक्शन पर भी डिपेंड करेगा, h पर भी डिपेंड करेगा, जो h हम काम में ले रहे हैं दोनों पर डिपेंड करेगा, और इस तरह से वैल्यूज हमें मिलती चली जाएंगी। ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूरी क्रियाविधि है जो मैंने आपको समझा दी है। मुझे उम्मीद है आपको ऑपरेटर फील हो गया है कि ऑपरेटर कैसा है, क्या करने वाला है। ओके देखिए, अब लेट्स सी, हम आगे बढ़ते हैं, इसी ई ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज पर हम बात करते हैं, राइट। ओके देखिए, सपोज करते हैं कि हम इस एफ एक्स पर ई ऑपरेटर को 2 बार अप्लाई करना चाहते हैं, 2 बार, 2 टाइम्स। जैसे डिफरेंशिएशन आप 2 बार कर ही देते हैं ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, बिल्कुल उस तरह से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा यदि हम ई ऑपरेटर को लगातार लगातार अप्लाई करते जाएं। मान लेते हैं कि 2 बार अप्लाई कर दिया, तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे E2। E2 मीन्स 2 टाइम्स हमें ई ऑपरेटर अप्लाई करना है। सोचिए क्या होगा कि E2 2 बार अप्लाई होगा इस तरीके से। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, स्टार्टिंग में आपको बहुत आसान लगेंगी, आराम से समझते जाइए। ये 2 पार्ट्स में इस तरह से अप्लाई होगा। ई ऑफ द ई एफ एक्स, अंदर वाला ई एफ एक्स प्लस एच में कन्वर्ट हो जाएगा। ई ऑपरेटर इसे एक इंडेक्स आगे खिसका देगा। आफ्टर देन ये ई ऑपरेटर भी अपना रोल दिखाएगा हमें, और ये फिर से अंदर वाले x को
एक इंडेक्स आगे खिसकाएगा। आप आराम से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जब अंदर वाला x एक और इंडेक्स आगे खिसकेगा, शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, ये x प्लस एच बनेगा, लेकिन यहाँ तो h ऑलरेडी मौजूद है, तो ये 2 बार शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू है मेरे पास वो x प्लस एच के रूप में आ जाएगी, अर्थात ये एफ एक्स प्लस 2h के रूप में मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। और इस तरह से मैं लिख पाऊंगा कि e2fx की जो वैल्यू है वो f ऑफ x प्लस 2h है। तो अब ये तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं रही कि अगर आप e3fx लिखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आंसर इज fx प्लस 3h। और आप इसे बहुत आसानी से जनरलाइज भी कर सकते हैं कि यदि मैंने इसे n टाइम्स ले लिया है enfx, तो फिर ये f ऑफ x प्लस nh के रूप में मेरे पास आता है। आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत आसान हो गया है और बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ गया है। हम एक और ऑपरेटर पर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। अब देखिए सिंबल इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, दोनों चीजों पर बात करते हैं। पहली चीज इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर को हमने ई कहा था, इनवर्स के लिए वी विल यूज द -1 एट द प्लेस ऑफ द पावर। जहां हम घातांक लिखते हैं, हम घातांक की जगह पर पावर -1 शो करके ये इंडिकेट करेंगे कि हम शिफ्ट ऑपरेटर काम में नहीं ले रहे हैं, हम इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर काम में ले रहे हैं। ओके, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स इसे रिवर्स पीछे की तरफ शिफ्ट करना शुरू करेगा। जो ई था वो एक इंडेक्स आगे शिफ्ट करता था, लेकिन जो ई इनवर्स है वो ई इनवर्स उसे एक इंडेक्स पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो सोचिए व्हाट हैपेंस, क्या होगा, हम ये पाएंगे कि जो वैल्यू पीछे की तरफ जाएगी तो वो इंडेक्स पीछे लेफ्ट डाउनवर्ड साइड में जब शिफ्ट होगा तो वो x माइनस एच पर पहुंच जाएगा, राइट। ओके, अब ये जो x माइनस एच पर पहुंचा है, हम यहाँ भी इजीली वो सारी बातें समझ सकते हैं कि 2 बार शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, वेरी सिंपल, 2 बार पीछे चला जाएगा, यानी कि x माइनस 2h बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप इसे माइनस एन एफ एक्स तक ले जाएं तो क्या होगा, ये f ऑफ x माइनस एन एच तक चला जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल आसान है, ये है इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझें, एक रिमार्क, एक नोट हम दिमाग में रखें, क्योंकि प्रश्न भी दिमाग में ही उठते हैं। मैंने कहा कि हम एक इंडेक्स आगे खिसकाएंगे, मैंने कहा एक इंडेक्स पीछे खिसकाएंगे, ई काम में लेंगे, ई इनवर्स काम में लेंगे। आपकी तरफ से क्वेरी हो सकती है, आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि सर आप यहाँ पावर लगाते जा रहे हैं, पावर 1 2 3 4 लगा रहे हैं, पावर -1 -2 -3 4 लगा रहे हैं, और उस तरह से लिखते चले जा रहे हैं, पावर 0 लगा दी जाए तो क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन है, बनेगा, दिमाग में आएगा। पावर 0 लगा दी जाए तो क्या होगा, सोचिए, आप समझ चुके हैं, आप खुद अपने ब्रेन में रिप्लाई ला सकते हैं इस चीज का। जब आप पावर 0 लगाएंगे तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, सोचो। पावर 1 लगाई तो हमने बोला 1 बार शिफ्ट करो, पावर 2 लगाई तो हमने कहा 2 बार शिफ्ट करो, तो पावर 0 लगाई तो शिफ्ट मत करो भाई, पावर 0 लगाई मतलब शिफ्ट मत करो, सिंपल। तो मैं अगर e की पावर 0 एफ एक्स लिखता हूं तो फिर मैं इसे शिफ्ट नहीं करूंगा, x शिफ्ट नहीं होगा, और ये वापस मुझे क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। तो e की पावर 0 एफ एक्स का मान हमारे पास क्या आया, एफ एक्स आया। अगर ये मान एफ एक्स आया तो आप ही की तरफ से ये प्रश्न आ सकता है कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि जो ऑपरेटर कोई चेंज नहीं करता वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है। एग्जैक्टली इस e की पावर 0 ने इस एफ एक्स में कोई चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा हमें दे दिया। इसका मतलब ये जो e की पावर 0 है इसका बिहेवियर बिल्कुल किसके जैसा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर जैसा बिहेवियर है। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर को ही इंडिकेट कर रहा है। तो वेनेवर जब भी आपको e की पावर 0 मिले, आप उसकी जगह पर आई ऑपरेटर लिखिए। इस सिंपल, आई थिंक बहुत आसान, और सब कुछ चीजें आपको आसानी से समझ में भी आ गई। ओके, लेट्स सी। अब देखते हैं कि इस ई में
प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, किन किन प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करें, इस बात पर हम थोड़ी सी डिस्कस और कर लेते हैं ताकि ये ऑपरेटर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके देखिए, देखिए मैं आपसे अगर ये कहूं कि मैंने ई ऑपरेटर 2 बार अप्लाई किया, लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई कि नहीं मैं कुछ और इसका ऑर्डर बढ़ाना चाहता हूं, मतलब मैं और ज्यादा शिफ्ट करना चाहता हूं, मेरी इच्छा हुई कि मैं 3 बार और शिफ्ट करूं, तो मैं इसे 3 बार और शिफ्ट करने के लिए E3 से ऑपरेट करूंगा, राइट। अब जो fx ऑपरेट होगा उस fx के साथ क्या हमें नजर आएगा, सोचो, उस fx के साथ हमें नजर आएगा कि इस fx को 2 बार तो ये e शिफ्ट करने वाला है, 3 बार यहां से शिफ्ट करने वाला है, डन। ओके, तो कुल मिलाकर के तो ये 5 बार शिफ्ट हो जाएगा। मैं आपको करके बता देता हूं, सपोज करते हैं कि मैं इस E3 को यहां बाहर लिख करके रखूं और इस E2 fx को मैं सॉल्व करूं, तो ये fx प्लस 2h में कन्वर्ट होगा। अब विचार कीजिए कि ये जो fx प्लस 2h में कन्वर्ट हुआ है, इस पर E3 जो बाहर लगा हुआ है, ये इसे fx प्लस 3h प्लस 2h के रूप में बना के रखेगा, राइट। और ये कुल मिलाकर के f ऑफ x प्लस 5h आ जाएगा, राइट। ओके, तो अब आप कहेंगे कि अरे सर आप तो फिर 5 बार एक साथ ही कर लेते ना, 2-2 बार क्यों किया। मैं भी यही कहने वाला हूं, हम 5 बार एक साथ ही कर लेते। फील कीजिए LHS एंड RHS को, फील कीजिए E3 एंड E2 ऑफ द fx, इसे फील कीजिए और देखिए कि क्या कंक्लूजन निकल करके आता है। आप ये पाएंगे इधर भी fx है इधर भी fx है, यदि हम दोनों पक्षों की तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि E3 और E2 लेफ्ट साइड में ऑपरेटर है, राइट साइड में जो ऑपरेटर है वो E5 है, राइट। ओके, सोचिए, आपको लगेगा कि अरे सर ये तो वही घातांक नियम नजर आ रहा है जो घातांक नियम हम बचपन से पढ़ रहे थे, एग्जैक्टली वही पावर का जो जो रूल्स आपने ऑर्डिनरी अलजेब्रा के अंदर बचपन से पढ़े हैं, वही रूल आपको यहाँ नजर आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि E3 E2 अगर मुझे ऑपरेट करना है, आई कैन राइट इट E3 प्लस 2, घातांक को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ देंगे हम, और इसी तरीके से इस ऑपरेटर को ट्रीट करते चले जाएंगे और इस तरह से एक सिंपल सा रूल बन करके आ जाएगा, EM इज इक्विवेलेंट टू द EM प्लस n। आई थिंक ये बेसिक प्रॉपर्टी है और ये आपको समझ में आ गई है। ओके देखिए, एक इस पर हम एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। देखिए एग्जांपल्स इस पर देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें एक सिंपल सा एग्जांपल, आई वॉन्ट टू फाइंड दिस वैल्यू। मैं ये चाहता हूं कि x sin x नाम का जो फलन है जो मैंने लिखा है, इस पर E3 अपना वर्क करे और हमें आंसर दे। तो E3 कैसे वर्क करेगा, देखिए E3 क्या करेगा, क्या नेचर है E3 की, E की क्या नेचर है, E की नेचर है कि जहां x नजर आए, जहां पर x मौजूद हो उस x को x प्लस h बना दो, उसे एक इंडेक्स आगे शिफ्ट कर दो, तो जितने x हैं उन x को ये x प्लस h बनाएगा। x को जब ये x प्लस h बनाएगा तो ये x प्लस एच बनाएगा, लेकिन ये तो E3 है तो ये तो 3 टाइम्स शिफ्ट करेगा, यानी कि इसे तो ये तो इसे x प्लस 3h बनाएगा, तो ये x प्लस 3h, राइट। ओके देखिए व्हाट हैपेंड हियर, sin x, ये sin x प्लस 3h, मतलब जहां जहां x है उन सब जगहों पर हमें क्या मिल जाने वाला है, x प्लस 3h मिल जाने वाला है। क्या हुआ, एग्जाम्पल खत्म हो गया, फिनिश। ये है
सिंपल सी न्यूमेरिकल एनालिसिस का बेसिक, राइट। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस वास्तव में बहुत सिंपल लगने वाली है, आप बस मन लगा करके बातों को समझते जाइए। देखिए एक छोटा सा जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल, कंपेयर कीजिएगा दोनों एग्जांपल्स को, कंपेयर कीजिएगा। एक और एग्जांपल यहाँ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए सपोज करें आई वांट टू फाइंड e की पावर n एंड e की पावर x, मीनिंग निकालिए इसका। आप ये पाएंगे कि सर हमें इसे n टाइम्स ले जाना है, तो e की पावर x को हम n बार शिफ्ट करेंगे। तो जब आप n बार शिफ्ट करेंगे तो भी कौन सी समस्या है, n बार शिफ्ट हो जाएगा, e की पावर x प्लस nh, डन। ओके, तो हमें n से भी नहीं घबराना, ऐसा नहीं कि सर n आ गया आप क्या करें, n आ गया तो n बार शिफ्ट करें। तो मुझे लगता है कि ये तो काम बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप स्टार्टिंग में आपकी बुक के अंदर आप लोग, आई थिंक जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप सब लोग नवकार पब्लिकेशन की ही बुक कंसीडर कर रहे हैं, या आप कोई भी बुक कंसीडर कर रहे हो, आप बुक देखिएगा, उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें कीजिएगा। या फिर आपके पास बुक नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा क्वेश्चंस, कुछ इजी से क्वेश्चंस, ताकि आपके ब्रेन को ये फील हो जाए कि ई ऑपरेटर, ये जो ई संकारक है, ये संकारक क्या है, कैसा व्यवहार करता है, ये आपको फील हो जाए। तो फिर इस ई ऑपरेटर की हेल्प से हम जो और क्रियाएं करने वाले हैं उन क्रियाओं की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे। बट आज के लिए इतना पर्याप्त है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। डन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी ई के साथ, इस ई के कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ। ओके, डन, थैंक यू सो मच।